बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शहर में आज धुंध भी है और धुंध की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना भी है। सो हम सूरत हाल से आपको अपडेट करते रहेंगे। जिनकी बर्थडे है उनको भी ज़रूर विश करेंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। बाकायदा तौर पे हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी टॉप स्टोरी से। आज की खबरें क्या हैं? ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर है जी। ड्राइविंग लाइसेंस की हर साल तजदीद होगी। लर्नर फीस 500 रुपये मुकर्रर। मौत के खात्मे का मिशन। लाहौर में दोबारा मौसमी बारिश बरसाने की तैयारियां मुकम्मल। चीनी माहिरीन माहौलियात आइंदा हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे। पंजाब का इलेक्शन शफाफ होगा, कोई ब्यूरोक्रेट मुदाखलत नहीं करेगा। गड़बड़ पर इलेक्शन कमीशन से पहले हम एक्शन लेंगे, वजीर आला। और डिफेक्टिव मीटर सारिफीन के लिए बड़ा अजाब क्या है, आज के शो में बताएंगे। वेलकम बैक। ये हैं आज की खबरें और इनकी डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद है। इमरान यूनस और अली साइद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं परेशान भी हूँ, हैरान भी हूँ। पता नहीं साई साहब ने क्या कोशिश की है खबर देने की। अब मंतक इसकी समझाएंगे साई साहब ही कि आखिर ये फैसला क्यों किया गया है। खबर ये है, ड्राइविंग लाइसेंस की हर साल तजदीद होगी। लर्नर फीस 500 रुपये मुकर्रर की गई है। माजूर अफराद के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की फीस को खत्म कर दिया गया है। मोटरसाइकिल रिक्शा का लाइसेंस 500, मोटर कार जीप का लाइसेंस 1800 रुपये का बनेगा। 5 साल फीस 950 थी, अब हर साल 2000 रुपये देना होंगे। साई साहब, वज़ीर आला पंजाब ने आपको पता बड़ा फोकस किया है ड्राइविंग लाइसेंस पे, और उसके बाद पुलिस बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है। और सीएम साहब ने कोई 3-4 दिन पहले अनाउंस भी किया कि बड़ी खुशाइन बात है कि 1 करोड़ जो लाइसेंस हैं वो लर्नर, ड्राइविंग लाइसेंस और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस हुई है। तो ये बहुत बड़ी फिगर है, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। 25 गुना जो आईजी पंजाब कह रहे थे कि पिछले 1 माह में 25 गुना का मतलब है 2500% ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की रेशो में इजाफा हुआ पिछले माह में। तो उसमें ये फीसिस में जो इजाफे का एक रुझान था, एक समरी चल रही थी, तकरीबन 6 माह पहले की बात है, वो मैंने खबर दी थी कि ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस में इजाफा करने की समरी भिजवाई गई। फिर कोई 1 माह पहले अनाउंस हुआ कि 1000 रुपया लर्नर लाइसेंस की फ़ीस की जा रही है 1 जनवरी से। तो कल मैं एडिशनल आई ट्रैफिक के पास गया था, तो मैंने उनको पूछा कि कब से इतलाक कर रहे हैं और उस समरी का क्या बना है। तो उन्होंने कहा समरी अप्रूव हो गई है कैबिनेट से, लेकिन जो उन्होंने रेट्स बताए वो सुन के मेरे भी तोते उड़ गए। मैं तो परेशान हो गई। पहले होता ये है कि आप लर्नर लाइसेंस की फ़ीस होती है 60 रुपये, और जो आईजी ने प्रपोजल भिजवाई थी उसमें मेरे पास जो समरी है उसके मुताबिक 60 रुपये ही भिजवाई गई थी। लेकिन कैबिनेट ने अप्रूव किया 500 रुपया पर एनम, यानी वो 5 साल की बजाय पर एनम उन्होंने कर दिए। और अगर बात की जाए जो मोटर कार और मोटर जीप है, जिस पे बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है हम सब का, उसकी फ़ीस थी 950 रुपये पर 5 ईयर्स। अब वो पर एनम 1800 रुपये कर दी गई है और 5 साल की फ़ीस वो 9000 रुपया कर दी गई। ठीक है, यानी 1000% इजाफा किया गया है। साई साहब, ये हर साल क्यों रिन्यू कराना पड़ेगा? मुझे तो ये बड़ी ब्लेसिंग लगती थी। मतलब अब जब से ये सख्ती हुई थी ना, तो मैं 3 दफ़ा अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकाल के देख चुकी थी कि कब एक्सपायर हो रहा है। अच्छा, अभी 2 साल हैं, तो मैं अभी जब आपका प्रोग्राम का इंट्रो दे रही थी तो मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस देख रहा था कि उसकी डेट का देखा ना, मतलब हर कोई उसको ब्लेसिंग समझता है। तो उसमें ये है कि इन्होंने एक ये नया सिस्टम लेके आ रहे हैं 1 जनवरी से। वो कह रहे हैं कि आप 1 साल से लेके 5 साल तक तजदीद करवा सकते हैं, लेकिन पर ईयर की जो फीस होगी वो 1800 रुपये होगी। ठीक है, मतलब वो 1800 रुपये हर साल देने पड़ेंगे। हर साल देने पड़ेंगे। वो 2 साल के लिए करवा लें, 3 साल के लिए करवा लें, 5 साल के लिए करवा लें, एक साथ पे करने पड़ेंगे। एक साथ वो इकट्ठे पे करेंगे। ज़्यादा जितने साल की करवाएंगे उतने सालों की आपको फीस। यानी वो जो हम स्कूल कॉलेजेस की फीसें जमा कराते थे उससे जान छूटी है, तो अब ये करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये मुश्किल पता नहीं अब क्या है इसमें मंतक। लेकिन आप देखें ना कि पहले ही आपका कल एक पुलिस के बड़े आला अफसर कह रहे थे कि PIT कि हम इस मामले को साई साहब आसान बनाने जा रहे हैं कि मैक्सिमम लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं। आई डोंट थिंक सो कि अब लोग इसको नहीं। मुझे तो लग रहा था कल जब मैं उनके पास बैठा था तो मैं कह रहा था एक बहुत बड़ा हेड बन जाएगा रेवेन्यू जनरेशन का।
क्योंकि पहले तो लोग जाते थे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, तो मामूली फ़ीस होती थी, मुश्किल कोई नहीं था। मुझे कल अफसर बता रहे थे कि जो कैबिनेट में किसी मिनिस्टर ने ये भी तजवीज़ दी कि इसकी फ़ीस पर एनम 5,000 कर दी जाए। लोगों के पास मर्सिडीज है, तो मैं सुना तो सही, मैंने उनको कहा सुना तो सही, मैं उनको कह रहा था, मैंने कहा सर आप उस मीटिंग में थे? उन्होंने कहा मैं था। तो मैंने कहा सर आप ये रिक्वेस्ट करते कि आप कोई मैक्सिमम 0.5% लोगों के पास मर्सिडीज हैं, बाकी लोगों के पास तो कोई ऊबर चला रहा है, किसी के पास मैदान है, उसका तेल पूरा नहीं हो रहा, तो आप 5,000 रुपया कह रहे हैं, आप अपने पल्ले से फिर लोगों की फीस अदा कर। सही बात है। तो ये बहुत बड़ा हेड बनने जा रहा है रेवेन्यू जनरेशन का। अरबों रुपए इस वक्त भी कमा के दिए हैं ट्रैफिक पुलिस ने, लर्नर लाइसेंस की मदद में, रिन्यूअल में और न्यू जो अब ये तो टाइम बताएगा कि इसका फायदा होगा और 1 जनवरी के बाद फिर जो है आप देखिएगा कि बहुत बड़ी एक ह्यूज अमाउंट आएगी हर महीने जब नए सही साहब लोग बनवाएंगे तो आएगी ना। मुझे तो लगता है लोगों ने कम कर देना। क्या करें, 2,000 रुपया तो चलान है, फिर FIR भी है। चले एक मुतासिर हमारे साथ भी बैठे हुए हैं जो हमेशा टाइम की मैनेजमेंट की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाते। आपको मशवरा ये रह नहीं दो। वंस अगेन हम बात कर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, फीसों में जो इजाफा किया गया, तो फिर अब आप मुतासिरा लोगों में शामिल हो जाएंगे, डबल फीस जमा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चलिए दैट्स रियली ग्रेट। फाइनली 3 हफ्ते बाद ये खुशखबरी सुनने को मिल गई। मैंने अपना लाइसेंस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद के मुस्तहिक है, नहीं तो ये बहुत पैसे लगाने ये तो अल्लाह भला करे पंजाब यूनिवर्सिटी का कि वहाँ और पंजाब पुलिस का और ट्रैफिक पुलिस का कि पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो है ये सहूलत फराहम की और उनकी मेहरबानी की। उन्होंने कहा कि भाई आपको हमने 1 महीना पहले भी देखा था, आप लाइन में खड़े थे, मैंने कहा जी आपका हो गया? मैंने कहा जी अभी तक नहीं हुआ। नहीं साई साहब को मैंने कहा ही नहीं था, कहता तो यकीन जाने मुझे ये उम्मीद है कि मेरा लाइसेंस फिर घर आ जाए। अच्छा देखिए ना, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जिस शख्स के पास लाइसेंस नहीं है ना उसको रोड पे होना नहीं चाहिए, और अगर हो तो उसको अंदर दे देना चाहिए लिटरली। ये लाइसेंस ना रख के अगर आप ड्राइव करते हैं तो वो आपके पास लाइसेंस टू किल है। हाँ, कि आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, और ये सारा क्रेडिट जिस तरह अलीसाई साहब ने डिटेल बताई है कि अदाद शुमार बताए हैं कि कितने लाइसेंस जो है वो बने हैं, तो इसका सारा सहरा जो है ना वो निगरान गवर्नमेंट को, वज़ीर आला पंजाब को जाता है कि इन्होंने पहले कह दिया कि 1 जनवरी से 1000 रुपया लर्निंग लाइसेंस जो आपका लर्निंग लाइसेंस है उसका होगा। तमाम लोग जो है वो उस तरफ आ गए, फिर आपने सेंटर ज़्यादा बढ़ा दिए, फिर ऑनलाइन कर दिया और लोग जो है वो दर दर लाइसेंस बनाना शुरू हो गए। ये बड़ी अच्छी बात थी, ठीक है, कि आपने लोगों को माइल किया कि वो इस तरफ आए। अच्छा, दूसरी बात अब ये आ जाए कि कैबिनेट जो है, कैबिनेट ने कल ये जो काम किया है, कैबिनेट से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे पंजाब में, हम इस सूबे की बात करते हैं क्या कोई ऐसा इदारा है जो हकीकी मानों में अवाम को रिलीफ देता हो? मैं वही कह रही हूं, हम चाह रहे हैं अवाम फैसिलिटेट हो, मैक्सिमम लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। इतनी ज्यादा फीस करने से मुझे नहीं लगता ये रुझान ज्यादा बढ़ेगा। अली साहब जो है ये मेरी बात को सेकंड करेंगे। हमारे यहाँ पर जितने भी सरकारी इदारे हैं ना, उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पता है किस पे चेक की जाती है? इसलिए नहीं कि इनके काम की वजह से या इनकी मेहनत की वजह से अवाम को कितना रिलीफ मिला है, वो ये कहते हैं कि इसने रेवेन्यू कितना जनरेट किया है। क्यों वाली सही साहब वो यही कहते हैं। अच्छा, वार्डन बेचारों को ले ले, हमें अच्छी तरह याद है कि हमारे दोस्त खुद जो है वो इस महकमे में है, वो कहते हैं कि यार ये जो नवंबर दिसंबर है ना, इसमें खुदा की कसम कहते हैं हमारा दिल करता है हम खुदकुशियां कर लें। हमें डंडे के जोर पे कहा जाता है कि आपने रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट करना है। ये मैं पुराने वक्तों की बात कर रहा हूँ, और ये हर महकमे में अभी भी होता है, चाहे वो शहरी सहूलियात का महकमा है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, LD है, टीपा है, वासा, कोई महकमा है ना, वो यही कहते हैं कि जी आपने रेवेन्यू कितना जनरेट किया। अगर आपने रेवेन्यू जनरेट नहीं किया तो इट मीन्स आप काम ही नहीं कर रहे हो। भाई ये तो देखें कि उस इलाके में मसाइल हल हुए हैं कि नहीं, लोगों को सहूलतें मिल रही हैं या नहीं। यही हाल ग्राफ फरोशी का है। जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, उनकी जब मीटिंग होती है वो क्या बताते हैं कि जी मैंने इतने जुर्माने किए हैं, इतनी FIR दी हैं। ओ भाई ये बताओ कि जी मेरे इलाके में कीमतें पिछले हफ्ते ये थी, अब तसलसल के साथ इस हफ्ते जो है वो कीमतें ये चल रही हैं। यहाँ पर ये चीज़ सोची नहीं जाती। अब आप ये देखें, ये मेरे ख्याल से ज्यादती है। एक यही था कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है मेरे ख्याल से 150-300 फीस थी, सुकून से लोग जो है वो तजदीद करवा लेते थे। अब देखें कि वो फीस जो है वो 1800 रुपये, और वो भी सालाना। अब आप ये देखें, पहले चूंकि मैंने जब लाइसेंस बनाया तो वहाँ पर एक खातून थी जिसका 10 साल का बना हुआ था अभी भी। वो पता ये चला, मुझे उस वक्त पता चला, अली शाह साहब ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि पहले जो ड्राइविंग लाइसेंस थे वो 10 साल के बनते थे, उसके बाद वो कम होके 5 साल पे आ गए। अब 5 साल से अब आप जो है वो 1 साल पे आ गए कि हर साल आपने इसका,
देखें आपका असल मकसद ये होना चाहिए कि लोग जो हैं वो वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी ना चलाएं, आप इस पे फाइन रखें, इस पे FIRs दें। और माजरत के साथ अब मैं ये भी चीज़ जो है वो यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हाई कोर्ट के हुक्म पर यहाँ पर वन वे की खिलाफ वर्जी और बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना, इस सब पे जुर्माने तो 2,000 हो रहे हैं, इसके साथ जो FIRs हो रही है ना, माजरत के साथ पुलिस की चांदी हुई पड़ी है। मैं ट्रैफिक वार्डन्स की बात नहीं कर रहा, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ। पुलिस कर क्या रही है? पुलिस कर क्या रही है? पैसे कमा रही है। मैं साई साहब से कमेंट, साई साहब ये ज्यादती है। चांदी पता कितनी हुई है? ये तो जो इमरान भाई बता रहे थे, ये मुझे 5 गुना कम बता रहे थे। मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा पकड़ा गया गुलबर्ग थाने में, उस पर FIR हो गई वन वे की खिलाफ वर्जी पे। तो उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने किसी को कहा, लेकिन उन्होंने कहा जी ये तो पर्चा हो गया। मैंने कहा चलें ठीक है, सुबह जमानत हो जाएगी। वो कहता है कि मैं थाने से निकल रहा था, वहाँ पे एक साहब मिले, उन्होंने कहा जी कि आपका क्या मसला है? उन्होंने कहा मेरा बेटा पकड़ा गया वन वे की वायलेशन पे। तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? उसने कहा जी मैं आज रात उसको घर लेके जाना चाहता हूँ। तो कहता है उसने 50,000 रुपया मांगा, 40,000 में बात खत्म हुई। 40,000 रुपया दे के वो रात को घर ले गया। आपको इन चीजों का नहीं पता? सबको पता है, CM साहब को भी पता है, IG साहब को भी पता है, ये चीजें नहीं किसको नहीं पता? आप मॉडर्न थाने बनाने जा रहे हैं, फिर आप मुझे तो कर लें। मुझे आप ये बात बताएं ना, ये बात बताएं, क्या वो बंदा जाके बताएगा किसी को कि 40,000 रुपया लिया है? वो खड़ा होगा पुलिस तकलीफ के की साथ? बात पता है क्या है? तकलीफ की बात मैं आपको बताता हूँ। दोस्त मेरा जो है कल वो गढ़ी चौक थाने पकड़ा गया बेचारा। अच्छा, मैंने बात की SHO से, मैंने कहा मुहर्रर से कहा, मैंने कहा सर इसका आप 2,000 रुपया फाइन करें और छोड़। उसने कहा जी पर्चा हो चुका है। अच्छा, मैंने अपने दोस्त की फैमिली को ये कहा कि जी पर्चा हो चुका है, अब जमानत होगी, ठीक है। उन्होंने कहा जी शख्सी जमानत जो है वो भी एक हल होता है, वो करवा दे तो वो भी बेहतर हो जाएगा। मैंने कहा जी ये तो हम खुद लोगों को कह रहे हैं कि वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें, आपने कानून हाथ में लिया ना, अब आप भुगतें। लिटरली 15 मिनट बाद मुझे मेरे दोस्त की कॉल आती है, कहता भाई आपने तो मेहरबानी जो करनी थी, 10,000 रुपया दे के मैं छूट गया। अब देखिए फिर क्या पीछे रह जाता है वहां पर बंदा क्या दिखाए कि हम किस तरफ। अब ये बहुत चीजें जो है ना मायूस कुन, फिर आपका वो रिट भी नहीं रहती है और लोगों को आदत भी नहीं रहती है। लोग 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, घर आ जाएंगे, तो फिर वो कहाँ पे रिट रह जाती है। खैर ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर हमारे पास क्या है जी? खबर ये है स्मॉग खात्मे का मिशन है। शहर में दोबारा से मसनूई बारिश की तैयारियां और इस दफ़ा हेल्प ली जा रही है चीनी माहिरीन माहौलियात की, जो कि आइंदा हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे। चाइनीज़ से जो हमारे माजी के एक्सपीरियंस देखें तो बड़े ज़बरदस्त रहे, और आई मस्ट से कि इस दफ़ा वाला एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होने वाला है। जी देखें जी, मैं अगर बात करूं कि हमारे माहौलियात के माहिरीन के हवाले से बात करें, वो तो अभी तक नाकारा ही साबित हो रहे हैं। रही बात के आप हैरान बताते हैं ना आपको। देखें मैं आपको बताता हूं, मैं बताता हूँ। ये छोटी सी एक लाइन है जो अली रामी ने खबर में दी है, ये सुनिएगा कि स्मोक बढ़ने की असल वजूहात सामने लाने के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स जो हैं उनसे स्टडी कराने का फैसला। और मुझे ये बताएं, स्टडी हम करेंगे। स्मोक जो है हर किसी को पता है कि स्मोक की असल वजूहात क्या होती हैं। आप सिर्फ ये देखें कि क्या आपने सड़कों पर पुरानी गाड़ियाँ जो नकारा गाड़ियाँ हैं जो अभी भी धुआं छोड़ रही हैं, क्या उनको बंद किया? आपने नहीं किया। अभी भी चोरी छुपे जो है वो जो करीब करीब गांव हैं वहाँ पर अभी भी फसलें जो हैं वो जलाई जाए। इस चीज़ को छोड़ दें कि भारत जो है वो जलाता है वहाँ पर फुजला और वो सारा जो है वो यहाँ पर आता है। जो असल वजूहात हैं वो तो ये है ना, ठीक है आपने क्या किया कि आपने जो ईंटों के भट्टे थे वहाँ पर जिग-जैग टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा के उसकी चिमनियाँ जो हैं वो बेहतर कर दी। क्या उससे कोई फ़र्क आया? नहीं। जब तक आप तमाम अवामिल को नहीं देखेंगे, उनको बेहतर नहीं करेंगे, फिर आप अगर स्मोक फिर आपके काबू में नहीं आती तो फिर आप ये कहेंगे जी ठीक है हम बैरून मुल्क से कंसल्टेंट जो है ना उनको लेकर आएंगे। आपकी ये सारी बातें ठीक है, असल बात ये है कि स्टडी करवाने का फैसला किया गया है। अभी स्मोक को आए होते हैं 7-8 साल जो डिपार्टमेंट है, इसीलिए तो मैंने कहा जो हमारे माहिरीन क्या कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास माहिरीन मौजूद नहीं है। माहिरीन होते तो फिर हम बाहर बैरून ममालिक से जरूर लोगों को बुलवा के स्टडी करवाते हैं। स्टडी का मकसद है कि अभी चीज़ को पॉइंट आउट किया जाना है, उसके बाद उसका कोई अगला लाहे अमल तैयार किया जाना है।
इसका मतलब नहीं, है कि जो हमारा साथ ये संजीदा मामला है साहब, और इसको संजीदा लिया नहीं जा रहा। तो शुरू से ही खिलाफ है। जब मैं तो जिस प्रोग्राम में बैठता हूँ आप माहौलियात वालों में देखिए ना, वजीर आला जो है वो उन्होंने कल खुद जो है वो मीटिंग में कहा था कि मुझे अफसोस है कि हमारे पास अभी तक स्मोक के बढ़ने की असल वजूहात जो है उसमें कोई स्टडी नहीं है। बिल्कुल। तो भाई आप जो इतनी ज्यादा तनख्वाहें जो है महकमा माहौलियात और दीगर जो अफसरान बैठे हुए हैं वो किस चक्कर में ले रहे हैं? वो जाते हैं ना सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगाते हैं कि फैक्ट्री को सील कर दिया है, उसके बाद पता चलता है फैक्ट्री अंदर तो चल रही थी, बाहर से सील हुई। अब आप ये देखें ना कि पहली बार जो मसनूई बारिश जो बरसाई गई, जो कि निगरान गवर्नमेंट ने जो है वो की, और उसके बाद शहर में कुछ दिन के लिए सूरत हाल बहुत बेहतर रही। आपको स्मोक जो है वो नजर, अब आपको कल से ना थोड़ा थोड़ा फील हो रही है। कल दोपहर को अच्छी खासी वो कल सुबह जब मैं उठा और मैंने देखा, मैंने कहा बहुत अच्छा फॉगी वेदर है, चलो अल्लाह का शुक्र है कि सर्दी है, अल्लाह करके आ गए। लेकिन लेकिन उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब मैं आपको एक बात बताऊं, स्मोक देखने के लिए आप बिल्कुल बाहर न जाएं, आप घर में देखें आपके कितने लोग बीमार हैं, आपको पता चल जाएगा स्मोक है कि नहीं है। तो हर घर में पेशेंट्स हैं। कल 1:30-2 बजे तो फॉग नहीं थी ना, वो स्मॉग थी और अच्छी खासी शिद्दत में थी कल। लेकिन मसला ये है कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है वो कर क्या रहा है, पिछले 7-8 साल से तो ये मसला चल रहा है। तो अगर ये स्टडी नहीं, इस पे कोई आपकी वर्किंग नहीं है, इसका मतलब मुझे ये बता दें, माहिरीन बाहर से आके अच्छी स्टडी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ बैठे माहिरीन जिनको यहाँ के एनवायरनमेंट का पता है, जिनको यहाँ के इश्यूज कल्चर का पता है, यहाँ पे रहते हैं और साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम सबको पता है यहाँ पे मसाइल क्या है। और आप यकीन जाने, मेरे ख्याल से इन अफसरान से बेहतर ना ये कॉलेज यूनिवर्सिटियों के जो बच्चे हैं ना, वो ज्यादा अच्छी रिसर्च इस पे कर सकते हैं। बिल्कुल सही, वो ज्यादा अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, फिर उनको मैदान में आने दें आप। लेकिन ये मसला ये है ना कि यहाँ पे तो सारा कुछ चल रहा है आजकल, यही कि आप सब अच्छा की रिपोर्ट दें, आपका सोशल मीडिया पे अच्छा फीडबैक आना चाहिए, आपकी तस्वीर लगें और आपकी बल्ले बल्ले हो जाए। आपको मैं ये सच्ची बात बता रहा हूँ कि ये जो मर्ज़ी कर लें, थाना कल्चर आपका तब्दील नहीं होगा। आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी, ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी की आप बात कर लें, ये सारे जो हैं, अब निगरान वज़ीर आला ने इतना ज़्यादा इनको एंगेज किया है, लेकिन इसके बावजूद इनके पास जो नौसरबाजी के तरीके हैं वो किसी के पास। वो एक बड़े अच्छे अफसर हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं नाम उनका नहीं पॉइंट आउट करूँगा, वो कहते हैं कि निगरान वज़ीर आला को मैंने कभी पेंट कोट में नहीं देखा। उसने कहा मैं हमेशा अफसरान को कहता हूँ जो बंदा पेंट कोट पहन के आता है वो 35-40 मिनट पे शूटिंग वूटिंग करता है, उसने काम आगे क्या करना है। सही बात। 2-2, 4-4 गाड़ियाँ, 10-10, 15-15 इनके घर में मुलाजमीन है। तो उन्होंने कहा जो बंदा अवामी है, जो बंदा काम करना चाहता है, उसको तो ये सूट पहनने से कोई है ही नहीं कि वो सूट पहन के जाए दफ्तर में बाहू बन के बैठा रहे। जो काम करने वाला बंदा है वो तो सादा कपड़ों में आता है, फील्ड में जाता है, लोगों को मुतहरक करता है, अपने साथ साथ उनसे काम लेता है। तो यहाँ पे सारा चीज़ें आर्टिफिशियल चलती हैं। सवाल ये ना कि कितनी देर तक निगरान सेटअप, जब तक, अब मेरे साथ कल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बहुत सीनियर डॉक्टर थे, मैं ऑफ कैमरा उनसे पूछी थी कि डॉक्टर साहब कोई फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से कि सीएम साहब जब मर्जी आते हैं, और कुछ दिन पहले क्योंकि फ्राइडे को शायद उन्होंने सुबह 8:30 बजे एकदम से चिल्ड्रन हॉस्पिटल का दौरा कर लिया था। तो मैं उनसे पूछ रही थी, कहते पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा? हम लोग को पता है कि अगर 8 बजे का टाइम है तो मेक श्योर हम 8 बजे अपने ऑफिस में मौजूद है, क्योंकि किसी भी टाइम सीएम साहब आ सकते हैं। अब ये वाला एक डर और डंडा रहेगा तो काम चलता है। देखें सीएम साहब देखें कितने हॉस्पिटल में जा सकते हैं, कितने थानों में जा सकते हैं, हर रोज कितने दफातर में जा सकते हैं। अगर ये हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है ना, अगर ये सीएम साहब के डर खौफ की बजाय अगर ये सिर्फ अवामी खिदमत की नीयत बना के काम करे ना, तो खुदा की कसम आप यकीन जाने हमारा वो सही साहब वाली बात है। मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और अगली खबर हमारे पास ये है कि जी साफ शफाफ इलेक्शन के हवाले से सीएम साहब कह रहे हैं, निगरान वज़ीर आला कि पंजाब का इलेक्शन शफाफ होगा, कोई ब्यूरोक्रेट इसमें मुदाखलत नहीं करेगा। साई साहब, ब्यूरोक्रेट वैसे भी मुदाखलत करनी नहीं चाहिए। निगरान गवर्नमेंट का काम यही है कि वो इलेक्शन करवाए, शफाफ इलेक्शन करवाए, और इसके लिए जो तमाम सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिमांड की गई है, उसमें मैंने पहले भी 10-15 दिन पहले खबर दी थी कि आईजी पंजाब ने सारा ब्रेकअप बना के भेजा है कि कितने जो पुलिस के मुलाजमीन हैं वो हम फराहम कर सकते हैं, कितने रज़ाकार चाहिए, कितनी फ़ौज चाहिए, कितनी रेंजर्स चाहिए।
तो वो सारा मेरा ख्याल है फार्मूला। और ये तमाम अवामिल मिलके ही आपका एक रास्ता बनाते हैं कि आप इलेक्शन शफाफ बन सकता है। तो जो ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए तो ब्यूरोक्रेसी अगर टैग्ड हो जाती है कि ये फलां पार्टी के हैं, ये फलां पार्टी के हैं, तो वो तो इस बुनियाद पे होते हैं। इमरान भाई इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि हमने देखा है कि जो अगर नून लीग की गवर्नमेंट है तो उसमें जो अफसरान मुसलसल पोस्टिंग हासिल कर रहे हैं उनको लोग कहते हैं ये नून लीग के साथ इनकी हमदर्दियाँ हैं। अगर पीटीआई के दौरे हुकूमत में जो लोग थे तो वो अगर मुसलसल पोस्टिंग हासिल कर रहे थे तो हम वो कहते हैं कि ये पीटीआई के टैग्ड लोग हैं। लेकिन मसला ये है कि कोई भी अफसर अगर इस चीज़ को बाला ताक रख दे कि वो किस पार्टी से उसकी हमदर्दी, अगर वो काम अच्छा करे तो वो अच्छा अफसर है। बाकी यहाँ पे जो बंदा भी अच्छी पोस्टिंग लेता है उसके साथ कोई ना कोई नाम तो लग जाता है। हाँ, लेकिन इलेक्शन में ज़ाहिर है मजबूरी है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, जो डीपीओज हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। तमाम जो आपने जितने बैलेट बॉक्स पहुँचाने हैं फिर वापस इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में वहाँ तक पहुँचाने तक, अगर किसी जगह पे भी आपकी नीयत ख़राब होती है तो वो चीज़ें तो फिर हाईलाइट होंगी। तो यही सीएम साहब ने कहा है कि ये किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी जगह पे ऐसा होगा तो उन अफसरान को सख्त कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। लेकिन शफाफ इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी बहुत मैटर करेगी। और जिस तरह सीएम साहब हमें एक्टिव नज़र आते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो इसमें मुलव्वस हो कि किसी जगह पे किसी पार्टी को फेवर दे, चूँकि इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। और फिर किसी के साथ थोड़ी बहुत भी अगर किसी जगह पे ज़्यादती हो जाए तो वो तो कहता है सारे का सारा इलेक्शन जो है उसमें धांधली हुई है, धांधली का रौला होता है। तो अब ये है कि जिस तरह कोशिश की जा रही है, फ़ौज आएगी, रेंजर्स आएगी, रज़ाकार होंगे, पुलिस की भारी नफरी होगी, फिर हर ज़िले में रिज़र्व फोर्स रखी जाएगी, क्विक रिस्पांस फोर्स होगी। किसी भी जगह पे कोई इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा उनको कॉल करेगा, उसके लिए फोकस पर्सन जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं, कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन जो है उसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी जिस तरह किसी पार्टी को एतराज़ होगा कि धांधली हो रही है किसी भी ब्यूरोक्रेट। लेकिन ये रिवायती काम है, हमेशा की रिवायत है, फिर भी ऐसा हिसाब होता ही है। इमरान भाई से मैं जानती हूं, रिवायत तो है ही। हाँ। कभी 35 पंक्चर लग जाते हैं, कभी दोनों पड़ जाती है। देखें आपकी आला अदलिया, इलेक्शन कमीशन समेत मुल्क के बड़े जो हैं वो मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ब्यूरोक्रेट जो हैं वो कहाँ मदाखलत जो है वो करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक कही कि हमारे यहाँ पर ना ये एक आदत बन चुकी है कि जो भी ब्यूरोक्रेट जो है वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर तरक्की हासिल करता है ना तो उसका नाम जोड़ दिया जाता है किसी भी हसीन। अच्छा सॉरी, एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, अगर कोई अफसर पीटीआई के दौर में भी पोस्टिंग ले रहा था और नून लीग के भी ले रहा था तो उसके बारे में कहता है ये बड़ा चालाक है। चूँकि मैं पुलिस को कवर करता हूँ हाँ। तो वहाँ पर ये होता है कि कुछ अफसरान जो है वो पीटीआई के दौर में ओवैसी जाते हैं, कुछ नून लीग के दौर में ओवैसी जाते हैं। अच्छा, हमारे चीजें क्यों जो ऑलराउंडर होते हैं तो वो हर गवर्नमेंट में एक साबिक कमिश्नर, साबिक डीसीओ भी रहे हैं, डीसी भी रहे हैं, कमिश्नर भी रहे हैं, हमारे दोस्त कैप्टन उस्मान। आप यकीन जाने, लिटरली ये बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा अली की बात को कि पीटीआई के दौर में नो डाउट वो बहुत अच्छा काम करते थे और जो है वो उन्हें बहुत अच्छी असाइनमेंट्स मिली और उन्होंने उनको फुलफिल भी किया। नून लीग की जब गवर्नमेंट थी तब भी उन्होंने बेहतरीन काम किया। तो यकीन जाने ये वाकई जो हल्का है बाप था ना उन्हीं का, उसी में चूंकि हम भी हमारे दोस्त थे तो हम मीटिंग्स में बैठते थे ना या वैसे कहीं खाने छाने पे बैठना तो सबने कह रहा ये बहुत चालाक बंदा, ये बहुत चालाक। हालांकि वो बंदा जो है ना वो बिल्कुल बड़ा सीधा था। वो कहता है जो काम मिला वो मैंने करना। और लिटरली मैंने बहुत आला रैंक के लोगों को कैप्टन उस्मान ने इनकार करते हुए मैंने सुना है, खुद सुना है, मेरी आंखों के सामने कॉल उन्होंने कहा कि सर ये नहीं हो सकता, फ़ोन बंद कर दिया। खैर वो उसका खमियाजा वो अभी भी भुगत रहे हैं। खैर अल्लाह ताला उनको बेहतरी के काम उनके लिए सबब बनाए। लेकिन बात यह है कि अगर हम बात करते हैं ना वज़ीर आला पंजाब की सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब के हवाले से, ये बात तो भाई तय है कि कभी उन्होंने, चूँकि हमें तो उनके साथ कोई 17 साल तो हो चुके हैं, 16-17 साल, ये साहब जो है ना गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। चाहे वो हमें भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं लेकिन कभी भी गलत बात जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करते। ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से बात करें, अगर आप डीसी हवाले से बात करें ना, वो चाहे उनका काम कैसा भी है, लेकिन अगर मैं उनकी बात करूं ना, उनका झुकाव मैंने कभी भी ना पीटीआई की तरफ देखा ना नून लीग की तरफ देखा। वो अपने काम को लेके चलती हैं। और अब जो इलेक्शन हो रहे हैं तो इसमें उनका बड़ा बुनियादी किरदार है, बड़ा अहम रोल है उनका।
और अगर वज़ीर आला ने ये कहा है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है वो इसमें मदाखलत नहीं करेगा, तो आप यकीन जाने कोई नहीं करेगा, और अगर किसी ने किया तो वो फिर भुगतेगा। क्यों? क्योंकि खड़े खड़े इन्होंने भी ना, जैसे शहबाज शरीफ करते थे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ तो सिर्फ उंगली हिला के कहते थे ना, ये वज़ीर आला जो है ना, ये इधर मुंह करके कहते हैं इसको तो हटाओ वो वार्निंग नहीं देते, वो कहते हैं भाई जो बंदा काम नहीं कर रहा उसको साइड पे कर दे, इसकी जगह किसी और को चांस दे। जब आपने इंश्योर करना है कि अच्छा काम रहे, तो फिर आपको हर तरफ नजर भी रखनी पड़ती है, और फिर आपको ऐसे डिसीजन भी, बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, अदरवाइज काम सारी जिम्मेदारी जो है वो निगरान गवर्नमेंट के जिम्मे है। तो फिर वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी एक फर्द वाहिद की वजह से वो उस पे कोई दाग है, कोई अच्छा, इसी से अंदाजा लगा लेना कि वो अपने काम के साथ कितना लॉयल हैं कि उन्होंने पूरे लाहौर को बेहतर कर दिया, लेकिन उनके घर के पास अगर अभी भी बारिश हो ना, तो अभी भी पानी जो है ना वो खड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने, उस इलाके में अभी भी सूरत हाल यही है। ब्रेक ले लेते हैं, हमने ब्रेक के बाद आना है जी अगली खबर की तरफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, यहाँ पर मीटर तब्दील ना होने से सारिफीन से भारी भरकम बिल वसूल कर लिए गए। ये वाकई अजाब है सारिफीन के लिए। मतलब आपको किसी ना किसी इन्हीं की गलती की वजह से बिल आ जाता है जी खराब, और वो ठीक कराते कराते मुद्दतें बीत जाती हैं। फाइनली आपको कहा क्या जाता है कि भाई ये तो बिल आपको जमा कराना ही पड़ेगा। इमरान। बिल्कुल जी, शहरी जो हैं वो बेचारे तो पिसते रहते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि देखें, शहरी जो हैं उनसे बिजली की कीमत भी वसूल की जाती है। वो बिल पे किस किस चीज़ के पैसे हैं, लोगों को यही नहीं पता होता। मैं यकीन जाने, मैं अभी ड्यूरिंग ब्रेक जो है वो अली सैयद साहब से ये डिस्कस कर रहा था कि हमारे घर में 3 मीटर लगे हुए हैं, और आप यकीन जाने कि समझ नहीं लगती कि कौन कौन सा टैक्स जो है वो डाला हुआ है। बल्कि एक चीज़ मैं इनसे ये डिस्कस कर रहा था कि मेरे 1 मीटर के यूनिट जो है वो ज्यादा चले हैं, उसका बिल कम आया, और जिसके आधे चले हैं उसका उससे ज्यादा है। मैंने कहा मैं समझने से कहा, इन्होंने कहा कि जी आप जो है वो शायद सिपरा साहब से रुजू करें और उनसे डिटेल जो है ये पूछें, और कोई पुराने भी सरचार्जेस जो है उसमें नहीं डाले गए हुए, और मैं मतलब दोनों के टैक्सेस सेम ही है। उस समय से बात आता है कि ये किस किस्म की बिलिंग जो है वो करते हैं। तो खैर वो तो हम करेंगे, ये तो वो है कि मैंने पढ़ लिया, देख लिया। गरीब आदमी जो है वो बेचारा आपका मीटर खराब हो जाए, आप यकीन जाने अगर आप लगवाने जाएंगे ना, तो नॉर्मली होता तो ये है कि जो डिफेक्टिव मीटर होता है ना, वो तो मेरे ख्याल से उसके पैसे जो है, पता नहीं सही साहब बताएंगे कि उसके पैसे वसूल करते हैं कि नहीं, लेकिन उसके पैसे आपको देने पड़ते हैं, उसके बगैर आपका मीटर नहीं चलेगा। इमरान भाई, वो जो आप बात बता रहे थे ना कि गड़ी शो में बंदा पकड़ा गया और फिर आपने 8,000 रुपया दे के बंदे को रात को घर लिया, तो सुबह बेल होगी, उसकी फीस तो कोई नहीं, लेकिन आपने 8,000 दिया, मेरे दोस्त ने 40,000 रुपया दिया। इसी तरह फीस होती है हर चीज़ की, सर्विस चार्जेस है, उसमें ये है अच्छा नाम है। आप एक चीज़ देखिए ना कि मैं एक्साइज को कवर करता हूँ, अगर आपके 10 रुपये कम हो ना, किसी फर्ज करें आप 50 लाख एक जमा करवा रहे हैं, गाड़ी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस 3 लाख रुपया, उसमें 10 रुपये कम है ना, आपका चलान नहीं निकलेगा। लेकिन सितम की बात यह है कि 25 लाख नंबर प्लेट्स के पैसे इन्होंने एडवांस में वसूल किए हुए हैं, पिछले 4 साल से वो प्लेट्स जारी नहीं हो रहे। इसी तरह ये जो डिफेक्टिव मीटर्स हैं, ये इसका मतलब है कि आपका मीटर ख़राब हो गया, जल गया, या वो वॉश हो गया, ऊपर पे रीडिंग नहीं आ रही, तो ये लेस्को पाबंद है कि 3 माह के अंदर अंदर फ्री ऑफ कास्ट वो आपका मीटर चेंज करें। अगर वो चेंज नहीं करते, वैसे ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं कि आज तक किसी का ऐसा तो होता ही नहीं। मैं तो खुद बड़ा हैरान हूँ इस बात पे। 5,000 रुपया दिया हुआ है, 5,000 तो बहुत थोड़ा है, 25,000 रुपया मैंने दिया गर्मियों में, वो छोड़े इस बात को। तो उसमें ये है कि अब 1 साल से कुछ मालकान हैं जिनके मीटर चेंज नहीं किए गए, कुछ के 6 माह से नहीं किए गए, कोई 70,000 उनके 3 माह से नहीं किए गए, तो उन सब को एवरेज बिल डाला जा रहा है। जो पिछले साल आपको पूरे साल का बिल आया था, जिसमें आपके 8 माह गर्मी होती है, 4 माह सर्दी का बिल होता है, उस सारे की एवरेज निकाल के वो आपको डालते जा रहे हैं। तो ये कितना जुल्म है कि आप अपनी गलती को नहीं सुधार रहे। अगर आप आधा घंटा सिर्फ बिजली लगा लें डायरेक्ट, आपका मीटर खराब है और लेस्को वाले आ गए, तो फिर आपको पूरे साल का बिल पड़ जाएगा, FIR होगी, 1 लाख रुपया जुर्माना है, FIR जो कर रहे हैं उसका कौन जिम्मेदार है? देखे ना, लाइन लॉसेज जो है उसका खमियाजा, उसकी भी इनके लाइन लॉसेज जो है वो भी पूरे कौन करते हैं? सारी पूरे करेगा। ठीक है, अगर इनकी तारें खराब हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइनें, वो भी कौन पूरे करेगा? सारे। अगर अफसरान की तनख्वाहें ज्यादा हैं और लेस्को के पास पैसे नहीं है, वो कौन पूरे करेगा? ऐसे बरकरार है कि मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है, हम सारिफ भुगता रहा और भुगता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के बाद।
वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे लिए परेशानी का सबब बनने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। ये वो चीज़ें हैं, ये वो बीमारियां हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी रहती हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को हम दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, उस पर नज़रसानी नहीं कर पा रहे हैं। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना, स्पाइसी खाना हमने अपनी आदत बना लिया है। हर चीज़ की टेंशन लेना, डिप्रेशन हर घर में आम हो गया है, और इसका नतीजा क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ हर बंदा इसका शिकार होता चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा यंग एज में लोग इसका शिकार हो रहे हैं, जो कि खौफनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है। अब करना क्या आपने, एहतियात किस तरह से करनी है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है। बहुत सारे लोग इससे मुतासिर इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि फैमिली हिस्ट्री होती है, जेनेटिक ये मामला चलता है, लेकिन कंट्रोल तो आपके पास है ना। आप एहतियात तो कर सकते हैं, हमेशा प्रिवेंशन की बात करते हैं। आज भी बात होगी प्रिवेंशन की, आज भी बात होगी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की, ताकि आपको इससे महफूज रखा जा सके। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ खतरनाक किस हद तक है और क्या कभी से छुटकारा भी मुमकिन है? क्योंकि लोग कहते हैं एक दफ़ा लग गया तो आप कोई दवाई भी आप खा लें तो ये नहीं हो सकता, लेकिन इसको आप मेंटेन रख सकते हैं। अगर छुटकारा नहीं तो आप इसके चांसेस बहुत कम कर सकते हैं, लाइफ क्वालिटी आपकी बेहतर हो सकती है। हमारे साथ हमारी डॉक्टर साहिबा जो आज की मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी, डॉक्टर ज़ेब जाहिद साहिबा ने ज्वाइन किया है, उनको हम वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे पहले बता दें कुछ वजूहात कि हाई ब्लड प्रेशर लोगों को हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, क्या वजूहात होती हैं? अच्छा, डायबिटीज़ में जो वजूहात हैं, एक तो ये कि डायबिटीज़ जो है एक तो दो किस्म की होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, जो टाइप 1 है उसमें तो ऑलरेडी आपका लबलबा काम नहीं कर रहा, बच्चे या छोटे एज ग्रुप से आपको इंसुलिन पे पेशेंट को डालना पड़ता है। अब दूसरी जो है, जो मोस्ट कॉमन हमारी सोसाइटी में आ गई है, दैट इज़ टाइप 2। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल। वी डोंट गो फॉर एनी फिजिकल एक्टिविटी। हम नान, चने, हलीम, पाए, पता नहीं क्या क्या सुबह नाश्तों में खा रहे होते हैं। अब ये जो फूड है ये टोटल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब आप जितनी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं आपके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि वो आपकी इंसुलिन को वो रिलीज करता है फ्रॉम पेनक्रियास। ठीक है, जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा रिलीज होने लग जाएगी तो इन दी एंड क्या होगा, आपका पेनक्रियास एग्जॉस्ट कर जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इंसुलिन बनाना छोड़ देगा तो क्या होगा, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, सो एज, ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि मोटापा जो है वो सबसे ऊपर है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल है जो हम बहुत ज्यादा जो लोग मोटापे का शिकार हैं उन्हें तो अपनी डायबिटीज जरूर चेक करानी चाहिए। हमारे यहाँ ट्रेंड भी नहीं है डॉक्टर साहब, कोई चेक ही नहीं कराता। बिल्कुल एक सिंड्रोम होता है जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, तो उसमें ये है कि ओबेसिटी जो सबसे ऊपर आती है कि मर्दों का जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो मोर देन 40 इंचेस एंड फीमेल्स का मोर देन 35 इंचेस। ठीक है, सो इट कैन लीड टू डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, ट्राइग्लिसराइड्स भी हैं, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, काफ़ी चीज़ें हैं जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाती हैं। लेकिन अगर आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ रही है तो यू आर प्रोन टू डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन बोथ, एंड उसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ अ मस्ट। और इसमें अब सबसे ऊपर जो है, अब हम जो अपने पेशेंट्स को जो मेरे पास क्लिनिक में आते हैं तो उनको मैं ये कहती हूँ कि आप जो हर टाइम खाना खाते रहते हैं, ठीक है, तो आप अपने इंसुलिन, अपने पेनक्रियास को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। अपने पेनक्रियास को एग्जॉस्ट ना करें, गो फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें आप अपने पेनक्रियास को रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर इंसुलिन स्पाइक्स नहीं आ रही, आपका वेट गेन नहीं हो रहा। ठीक है, आपकी बॉडी अपनी फ्यूल बर्न आउट करके आपका वेट रिड्यूस कर रही है। लेकिन लोग जो है नहीं बदलना चाहते, दे डोंट लिसन टू अस एक्चुअली। हाई ब्लड प्रेशर की रीजन मुझे बता दें। अच्छा, इसमें जो है ना हाई ब्लड प्रेशर, इसमें ना कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उसमें एक तो होता है मॉडिफाइबल, ठीक है, जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक है अनमॉडिफाइबल जिसमें एज, ठीक है, बिकॉज विद द इंक्रीजिंग एज आपकी जो खून की नसें हैं वो सख्त होने लग जाती हैं। ठीक है, इट कैन लीड टू ब्लड प्रेशर। एज हो गया, जेंडर हो गया, जेनेटिक्स, आपके जीन्स में ब्लड प्रेशर है, या एथनिसिटी, जिस तरह अफ्रीकन अमेरिकन या लैटिनो अमेरिकन हैं। ठीक है, अब ये है जो नॉन मॉडिफाइबल, आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा आ गया जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें ओबेसिटी है, टोबैको स्मोकिंग है, आप टोबैको ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल है, एग्जैक्टली, स्लीप डेप्रीवेशन है, हम सोते नहीं है, पूरी पूरी रात हम नेट पे लेके अपने हम स्टिक रहते हैं कि हम पूरी रात हम हमारे अपने मोबाइल पे हम होते हैं। ठीक है, सो स्लीप डेप्रीवेशन एक है, हम
वेजिटेबल और फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ चले गए हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, जो चेंज हो सकती हैं, और ये वजूहात दोनों ब्लड प्रेशर के लिए और शुगर के लिए। सही। अब ये चीज़ें, अच्छा जी, अब हमने अपने लाइफस्टाइल के अंदर क्या चेंज लेके आना है कि हम इन दोनों के चांसेस को कम कर सकें? अच्छा, इसमें ये कि रेगुलर देखिए, अब जो मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आ रहे हैं, यंग पेशेंट्स भी हैं जो ब्लड प्रेशर के साथ प्रेजेंट करते हैं और टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ भी करते हैं, ठीक है। उसमें तो ठीक है, हमने मेडिकेशंस देनी ही देनी है, लेकिन जो ओल्ड एज पेशेंट हैं, एक तो अपने वेट कंट्रोल करें, अपने वेट को मैक्सिमम आप नीचे लेके जाएं। फिजिकल एक्टिविटी हर हफ्ते एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक वॉक अपनी लाजमी रखें। थोड़ा सा इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाएं, और ये जो बाहर के खाने और जंक फूड हैं इसको अवॉइड करें। बिल्कुल इसको, और स्ट्रेस लेवल, क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रेस लेवल हो गया है, हर चीज़ से हमें स्ट्रेस मिल रही है। इट कैन लीड टू डायबिटीज़, इट कैन लीड टू हाइपरटेंशन, ठीक है। अब स्ट्रेस को हम रिड्यूस तो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी लीड्स टू पॉजिटिव थिंकिंग। बिल्कुल आपने सही कहा, यानी आपने अपने आप को बिजी रखना है और पॉजिटिव चीज़ों में रखना है, फिर आप बेहतर रह सकते हैं। अदरवाइज तो हर दूसरा बंदा हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। डॉक्टर साहिबा से गुफ्तगू का सिलसिला में आगे बढ़ाऊंगी। डॉक्टर साहिबा, अब इलाज क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक दफ़ा हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो अब जान नहीं छूट सकती है, एक दफ़ा डायबिटीज़ हो गई तो अब जान नहीं छूट सकती है। क्या इसमें वाकई हकीकत है? वेल, जो प्राइमरी कोज है वो तो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी कोजेज़ हैं जो मैंने आपको बताए, इट कैन प्रिवेंट, इट कैन, आप होल्ड कर सकते हैं उस चीज़ को वहीं पे, हाँ, जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे उसको रोक दें, ठीक है। अब उसमें जो है, जिस तरह ब्लड प्रेशर है, सबसे पहले तो मॉनिटरिंग इज़ अ मस्ट, ठीक है, कि हम मॉनिटर नहीं करते, हम घरों में ब्लड प्रेशर के डिवाइसेस नहीं रखते, हम 1-1, 2-2 साल अपनी शुगर नहीं चेक करवाते, ठीक है। अगर आपका दिल की धड़कन तेज़ होना, आँखों में धुंधलापन आना, जिसम में थकावट होना, ठंडे पसीने आना, ये सारी चीज़ें अलामात आ रहे हैं, तो गो टू योर डॉक्टर, अपने आप को अपने टेस्ट करवाएं। जो लोग नहीं करवाते, वो कहते हैं जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ नहीं आता ना, वो साल घर में बैठे रहते हैं। इन दी एंड क्या होता है कि शुगर की वजह से कि आपकी एक टांग जो है वो पूरी काली पड़ गई, ठीक है, आपके दिल की जो नसें हैं वो टोटली ब्लॉक हो गई, आपकी आंखों की बिनाई चली गई, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, लो कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं। स्पेसिफिकली अगर डायबिटीज की बात करें तो मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ हकीमों की दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, विच इज़ ये एक आई डोंट नो, हमारी अवाम जो है ना, जिस जगह पे इनको ले जाओ वहाँ पे चल पड़ती है। तो नहीं, मेडिसिन इज़ अ मस्ट। एक बार डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई है, अगर आप मेडिसिन टाइमली ले रहे हैं, आपकी डायबिटीज़ कभी ख़राब नहीं होगी। आई हैव सीन माई पेशेंट्स who were so regular in medicine, जिनका बाईपास हुआ था, एंड आप यकीन करें उनका रिवर्सल हो गया, बिकॉज दे वर मतलब इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, दे वर लाइक कि हमने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, हमने कोई जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट वाले फूड है हमने नहीं खाने। आप यकीन करें कि मैं हर रोज़ उसको एक मेडिसिन दे रही थी फॉर डायबिटीज़, एंड वो इतना उसने अपने आप को कंट्रोल किया कि मैंने उसकी मेडिसिन एक दिन छोड़ के एक दिन कर दी, ठीक है, और उसके लिटरली शुगर लो होने लगी, तो मैंने अल्टीमेटली बंद कर दी, एंड देयर वाज रिवर्सल। एक डायबिटीज़ का एक HbA1c टेस्ट होते हैं जो हम पेशेंट्स के करवाते हैं, और ये एनुअली हर एक को करवाने चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 40 और 45। चलिए, ये तो जी कंफर्म है और सबके लिए कंपल्सरी है जी। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दें कि खुदा ना खास्ता अगर हम इसको प्रिवेंशन की तरफ नहीं आते हैं और एहतियात नहीं करते हैं, तो आगे कितना नुकसान पहुंचा सकती है, किन किन बीमारियों का सबब बन सकती है? जी, ब्लड प्रेशर, इट कैन लीड टू किडनी फेलियर, आपके किडनीज गुर्दे फेल हो जाएंगे, ठीक है, आपको दिल का अटैक हो जाएगा, आपके दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाएंगे, आपको फालिज का अटैक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब शुगर को अगर हम देखें तो शुगर तो आप कह सकते हैं इट्स अ साइलेंट किलर, आपके दिल को भी ख़राब कर रहा है, आपकी खून की नसों को भी ख़राब कर रहा है, आपकी जो ब्रेन से नर्व्स आ रही हैं उसको भी डैमेज कर रहा है, आपकी किडनीज़ को भी, आइज़ को भी, आपकी बॉडी के कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा जो शुगर ख़राब नहीं करेगी। सो आपको इन चीज़ों की एहतियात जी, बेस्ट इज़ कंट्रोल, हाँ, टाइट कंट्रोल, और ये हमारे अपने हाथ में है। जी, हमारे अपने हाथ खुद करे होते हैं, हम अपनी ईटिंग हैबिट नहीं कंट्रोल करते, हम वॉक एक्सरसाइज नहीं करते, सो जिसकी वजह से ये सब चीजें मजीद बिगाड़ का शिकार हो जाती हैं। डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, इसी तरह से हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, आपके लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है, आप अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।